नमस्कार। कल हमने अपने पेपर वेव एंड ऑसिलेशंस में फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन ड्राइव किया था, इक्वेशन सॉल्व किए थे और फिर हमने एम्पलीट्यूड की 3 कैटेगरी में स्टडी की थी। आज हम इन इक्वेशंस के फेज रिलेशंस निकाल रहे हैं और उसका स्टडी कर रहे हैं। जैसा कल हमने किया था, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू बाई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई है। इसमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स F इज इक्वल टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी है, जबकि टेन फाई डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल जो पीरियोडिक फोर्स लगाया गया है उसमें फ्रीक्वेंसी है, जिसका रिलेशन ये है। ये सारा कार्य हमने कल किया था और अब इसके फेज रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल कल की तरह ही आज हम आवृत्ति के 3 क्षेत्रों में रिलेशंस ड्राइव करते हैं। टेन फाई का रिलेशन ये है, टेन फाई इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर वाई ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, मान लीजिएगा हम सबसे पहला फ्रीक्वेंसी क्षेत्र ले रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें कि ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से बहुत कम है। तो उस केस में आप इस समीकरण से बतला सकते हैं कि टेन फाई बराबर जीरो होगा, फाई बराबर जीरो हुआ। इसका मतलब हुआ कि इस पहली आवृत्ति क्षेत्र में जो प्रणोदित दोलक है और चालक है वो दोनों एक ही कला में हैं। अब हम द्वितीय क्षेत्र पर विचार करते हैं। मान लीजिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो है। तो इस स्थिति में इस गणितीय संबंध से हम देख सकते हैं कि टेन फाई इनफाइनाइट हो गया है, इट मीन्स फाई का मान पाई बाई 2 है। अर्थात जो ऑसिलेटर है उसका डिस्प्लेसमेंट की कला फेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट चालक बल से पाई बाई 2 कोण से पीछे है। यदि हम तृतीय केस लें जिसमें हायर फ्रीक्वेंसी का रीजन है, यानी ओमेगा का मान ओमेगा जीरो से बहुत ज़्यादा है, तो आप इस गणितीय संबंध से देख सकते हैं कि टेन फाई उस केस में माइनस जीरो होगी, अर्थात फाई का मान पाई होगा। तो निश्चित रूप से विस्थापन की जो कला है वो चालक बल से पाई कोण से पीछे है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा, 3 आवृत्ति क्षेत्र में हम न्यून से प्रारंभ किए थे, फिर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर आए थे, फिर हायर फ्रीक्वेंसी पर आए और हमने देखा कि फेज का जो मान है वो जीरो से लेकर के पाई तक बदल रहा है। इस परिवर्तन को हम इन दोनों ग्राफ में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इन जो रिजल्ट्स निकाले हैं उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है फेज का, वो बतलाया है पूर्ण साइकिल में। और तीनों आवृत्ति क्षेत्र में, अर्थात जीरो फ्रीक्वेंसी होने पर, शून्य अवमंदन पर, अति अवमंदन पर फेज का मान किस प्रकार से बदल रहा है, यह हमने अपने इस सेकंड डायग्राम में दिखाया है। इन सारे रिजल्ट्स को हम समराइज कर सकते हैं। इन सारे रिजल्ट्स को हमने सारांश के रूप में तीनों बिंदुओं में पृथक रूप से लिखा है। यह विवेचना मूलतः जो अपना सेकंड ग्राफ है उसकी है और हम इसमें देख रहे हैं कि सभी अवमंदन स्थिति में विस्थापन चालक बल से पीछे रहता है,
और निश्चित रूप से जैसे जैसे आवृत्ति के मान परिवर्तन होंगे, कालांतर के मान 0 से पाई के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। द्वितीय पद है रेजोनेंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। आप देखिएगा, मैंने कल भी आपको समझाया था, इस तरह का हमने ग्राफ लिया है। यह है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी में है। हम क्या देख रहे हैं कि जो आयाम है प्रणोदित दोलक का, फोर्स ऑसिलेटर का, वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है। वह उस निश्चित फ्रीक्वेंसी पर इसका आयाम amplitude of oscillation remain maximum at a particular frequency, and this particular frequency is said to be resonant frequency. Mathematically, value of resonant frequency is expressed as omega r is equals to square root of omega 0 square minus 2r square, where r is damping coefficient. तो इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इस आयाम का मान अधिकतम होता है और इसके दोनों तरफ, यानी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके दोनों ओर हम देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है उसके मान में कमी होती है। अर्थात इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ एम्पलीट्यूड जिस रेट से गिरता है, आयाम के कम होने की जो दर है, उस दर को हम d/0/d ओमेगा 0 कहेंगे। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड मूलतः शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहलाता है। हम जानते हैं इस ग्राफ से कि यदि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जाए तो आयाम में जो परिवर्तन होगा वो अधिक होता है। ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन है वो बहुत कम किया जा रहा है, आयाम में परिवर्तन अधिक हो रहा है। इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसको हम शार्प रेजोनेंस की कहते हैं। जबकि एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है जिसमें आयाम में परिवर्तन ज़्यादा ना हो, तो वह स्थिति भी होगी, वह हाई डैम्पिंग केस में होगी। अर्थात उस केस में जो रेजोनेंस कर्व मिलेगा वह शार्प नहीं होगा बल्कि फ्लैट होगा। आप देखिएगा इस डायग्राम को, मैंने इसमें दिखाया है शून्य अवमंदन की स्थिति। देखिए, जीरो डैम्पिंग, फिर लो डैम्पिंग एंड हाई डैम्पिंग। तो इस ग्राफ में मैंने ये दर्शाया है कि यदि डैम्पिंग का मान कम है तो कर्व का जो स्लोप है वह अन्नादि आवृत्ति के दोनों ओर अधिक है, अर्थात जो रेजोनेंस है वो शार्प है। जबकि डैम्पिंग का मान बहुत ज़्यादा होने पर हाई डैम्पिंग के केस में जो कर्व है वह फ्लैट है, अर्थात जो उसकी रेजोनेंस, शार्प रेजोनेंस है उसमें कमी आती है। हमने अभी तक के अध्ययन में जैसे सोनोमीटर में रेजोनेंस देखा है, एयर कॉलम में भी रेजोनेंस देखे हैं। तो सोनोमीटर के जो रेजोनेंस मिलते हैं वो शार्प मिलते हैं, जबकि रेजोनेंस ट्यूब में हमको फ्लैट रेजोनेंस मिलता है। हम इसके आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर वेलोसिटी रेजोनेंस को समझ सकते हैं। पूर्व की भांति हमारे जो पूर्व परिचित समीकरण है डिस्प्लेसमेंट का समीकरण, जिसमें कि दोलक का आयाम y0 tan phi से हम परिचित हैं। इसलिए दोलक का यदि वेग निकालना है तो वह वेग का जो समीकरण होगा वो dy/dt होगा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव से वेलोसिटी लिख सकते हैं और इस प्रकार से वेलोसिटी का जो मान लिखा गया है वह v = b0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस डेल्टा लिखा गया है। इस समीकरण में डेल्टा का मान π/2 -φ है। तो हम इस समीकरण से देख रहे हैं कि वेग और समय के मध्य जो संबंध है तथा
जो पीरियोडिक फोर्स एक्सटर्नल जो हमने लगाया है उसका मान F = F0 साइन ओमेगा टी है। डेल्टा दोनों के मध्य कालांतर है। देयरफॉर B0 का जो मान है वह इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ओमेगा F0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से हम ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं और हमें फिर B0 का मान फर्स्ट ई के अनुसार इस प्रकार से मिल जाएगा। ओके, अब इस समीकरण पर गौर करें तो आप क्या देख रहे हैं कि जो वेग आयाम है यह वेग आयाम अल्प अवमंदन की स्थिति में ओमेगा पर निर्भर कर रहा है, अर्थात आरोपित बल की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और यदि ओमेगा का मान 0 हो जाए तो B0 का मान 0 हो जाएगा, और यदि ओमेगा के मान में हम वृद्धि करें तो B0 के मान में भी वृद्धि हो रही है। आप देखिएगा इन सारी बातों को मैंने इस प्रकार से वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ प्लॉट किए हैं, जिसमें दो ब्रांच ली है, एक न्यून अवमंदन पर है, एक अति अवमंदन पर है। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि यदि ओमेगा का मान हम 0 करें यानी लोअर साइड में रखें या एग्जैक्ट इनफाइनाइट कर दें तो B0 का जो मान है वो 0 को अप्रोच करने लगेगा। B का मान एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अधिकतम होगा, वह फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ओमेगा का मान इस निश्चित आवृत्ति से और अधिक बढ़ाने पर जो लगभग प्राप्त होता है वह F0/m ओमेगा प्राप्त होता है। अगर हम वेलोसिटी का मान मैक्सिमम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि जो समीकरण का यह पार्ट है फर्स्ट ई का डिनोमिनेटर, इस पार्ट को मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए तो कैलकुलस के सिद्धांत से हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़े हुए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का मान मैंने 0 किया है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 करने पर जो मुझे संबंध प्राप्त हो रहा है वह संबंध प्राप्त होता है ओमेगा = ओमेगा 0। इसका अर्थ हुआ कि अधिकतम वेग का आयाम ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर प्राप्त होता है, और इस अवस्था को हम वेलोसिटी रेजोनेंस वेग अनुनाद कहते हैं। समीकरण फर्स्ट ई से वेलोसिटी मैक्सिमम का मान लिखा जा सकता है, वह मान F0/λ ज्ञात हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो अधिकतम वेग आयाम है वह अवमंदन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात न्यून अवमंदन की स्थिति में अनुनादी वेग का मान गति अवमंदन की अपेक्षा अधिक होता है। आप इन सब का स्टडी करें और इसके आधार पर ही जो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन निकाले हैं हम इनकी फेजेज ऑफ वेलोसिटी की स्टडी कर सकते हैं। और इसकी स्टडी भी आवृत्ति की तीनों प्रकार से की जाएगी। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से कम होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 होगा, और ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत ज़्यादा होगा। तीनों स्थिति में इसका स्टडी करके हम जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर सकते हैं। इस प्रकार से वेग के केस में भी हम कला संबंध किस प्रकार के होंगे उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आप तीनों केसेस में देख सकेंगे और उसकी स्टडी कर सकेंगे कि जैसे मान लीजिए ओमेगा लेस देन ओमेगा 0 है तो वेग आरोपित चालक बल के सापेक्ष π/2 कोण से आगे रहता है,
ओमेगा बराबर ओमेगा 0 होने पर दोनों समान कला में होंगे, और यदि ओमेगा का मान ओमेगा 0 से बहुत ज़्यादा हो जाए तो वेग की जो कला है वो चालक से π/2 कला से कोण से पीछे रहेगी। इसकी अध्ययन कर हम इन 3 ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। धन्यवाद।